नमस्कार। यह है वाइब्रेंट हिंदुस्तान और आप देख रहे हैं मुद्दा। आज का मुद्दा है, क्या जाति जनगणना करा के विपक्ष हिंदू समाज को तोड़ना चाहता है। देश की राजनीति में आजकल जाति जनगणना की बात बड़े जोर शोर से उठी हुई है। इंडिया अलायंस और अन्य विपक्षी पार्टियां जाति जनगणना को मुद्दा बनाए हुए हैं, जबकि बीजेपी जाति जनगणना के समर्थन में नहीं है। इंडिया अलायंस की ही घटक पार्टियों की सरकार बिहार में है और उन्होंने कोर्ट के मना करने के बावजूद वहां जाति जनगणना कराई। बस कोर्ट की बात को दरकिनार करने के लिए उन्होंने इस गणना का नाम जाति जनगणना ना रखकर जाति सर्वे रखा। 5 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में अभी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। इन सभी राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी सहित ये सभी विपक्षी दल सत्ता में आने पर जाति जनगणना कराने का वादा कर रहे हैं। ये इंडिया अलायंस और इसके घटक दल इस मुद्दे पर आजकल इतने मुखर क्यों हो गए हैं? इसके पीछे इतना जोर लगाने की इनकी मंशा क्या है? इससे इनको क्या लगता है कि ऐसा करने से इन्हें क्या राजनीतिक फायदा होने वाला है? इनके ऐसा करने पर समाज में क्या कुछ हो सकता है? लोगों का यानी आम जनता का इस बारे में क्या विचार है? इन सब बातों का विश्लेषण ही आज के इस एपिसोड में हम करने वाले हैं, या सही शब्दों में कहें तो हिंदू समाज के खिलाफ हो रहे इस सोचे समझे षड्यंत्र का हम पर्दाफाश करने वाले हैं। आप अंत तक और ध्यान से इस एपिसोड को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सत्ता के भूखे लोग किसी भी तरह अपनी सत्ता की कुर्सी को पाने के लिए हिंदू समाज को कैसे छिन्न भिन्न करने, जातियों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने पर उतारू हैं। हम सब स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं, जानते हैं कि जैसे जैसे देश में बीजेपी का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे हिंदू धर्मावलंबियों के साथ साथ भारत भूमि पर जन्मे अन्य सभी धर्म संप्रदायों को मानने वाले लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ती गई। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, यानी 2014 से यह राष्ट्रवाद की भावना बहुत ही तेजी से बढ़ी है। और यह किसी भी देश के वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि वहां के नागरिक राष्ट्रभक्त हों, क्योंकि ऐसा होने पर एक राष्ट्र एक सूत्र में बंधता है, और जब राष्ट्र एक सूत्र में बंधता है तो आम जनता, आम आदमी का भरोसा और विश्वास अपने आप पर और सरकार पर बढ़ता है, और सरकार उस विश्वास को बनाए रखने के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, जनता से मिलकर विकास कार्य तेजी से कर पाती है, और इस तरह देश तेजी से तरक्की की ओर बढ़ने लगता है, जो कि आज हम देख भी रहे हैं। पूरे देश में हाईवेज का, सड़कों का बड़े स्तर पर तेजी के साथ जाल बिछाया जा रहा है। रेलवेज और अलग अलग शहरों में मेट्रो रेल का बड़े स्तर पर काम चल रहा है। नदियों पर अनेकों पुलों का निर्माण करके अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा है और जनता को मूलभूत सुविधाएं मिल पा रही हैं। विदेशी निवेश भी इससे आकर्षित हो रहा है, जो भविष्य में नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। पूरा विषय समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। 1970 के दशक से हम सभी हम दो हमारे दो का नारा सुनते आए हैं। यह नारा कांग्रेस की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में दिया था, जिसका मतलब था कि हम दो पति पत्नी और हमारे 2 बच्चे। इस नारे का उद्देश्य देश में तेजी से बढ़ रही जनसंख्या को नियंत्रित करना था। इसके साथ ही छोटा परिवार, सुखी परिवार और बच्चे 2 ही अच्छे जैसे नारे भी हमने दीवारों पर खूब लिखे देखे हैं, खूब सुने हैं। उस समय की कांग्रेस सरकारों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कई योजनाएं लागू की, कई अभियान चलाए। इन सब योजनाओं का, अभियानों का बहुत बड़ा प्रभाव समाज पर पड़ा, और इसलिए लोगों ने केवल 2 बच्चों तक ही अपने को सीमित रखा, या कई बार तो उन्होंने एक ही बच्चे को पालने का नियम अपनाया। और यहीं से उनके साथ धोखा हुआ, क्योंकि 2 बच्चों का या कम बच्चों का नियम समाज के सभी घटकों ने नहीं अपनाया।
स्पष्ट रूप से देश में हिंदू समाज का जनसंख्या अनुपात लगातार कम होता गया और मुस्लिम समाज का अनुपात बढ़ता गया, जो कि राष्ट्रीय जनगणनाओं में भी साफ दिखाई दिया और ये ट्रेंड आज भी जारी है। धोखा क्यों हुआ? क्योंकि जब कांग्रेस और इंडिया अलायंस के अन्य घटक दल कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, जिसका दूसरा मतलब है जितनी जिसकी संख्या कम उतनी उसकी हिस्सेदारी कम, यानी हिंदू समाज के लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण में अपना सहयोग दिया, अपनी संख्या कम रखी। अब इन लोगों को बताया जा रहा है कि देश के संसाधनों, नौकरियों और योजनाओं में आपकी हिस्सेदारी दूसरों से कम हो गई है। और जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग नहीं किया, यानी अपनी जनसंख्या को अधिक बढ़ाया, उन्हें बताया जा रहा है कि अब आपकी हिस्सेदारी पहले से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आपकी जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। और जब विशेष रूप से कांग्रेस मुखर होकर उसके बड़े नेता हर बड़े मंच से ऐसा कहते हैं, तो हिंदू समाज को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ। केवल धोखा नहीं हुआ, बल्कि धोखा उनके साथ कांग्रेस ने सालों पहले से सोच समझ कर किया। और इसलिए हिंदू समाज आज अपने आप को कांग्रेस के हाथों ठगा सा महसूस कर रहा है। बात केवल यही नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, बीजेपी के उभार से देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना तेजी से बढ़ी है और स्पष्ट रूप से यह राष्ट्रवाद भी हिंदू समाज में ही प्रखर रूप से दिखाई देता है। यानी अब हिंदू समाज जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर सोचता है और इसलिए हिंदू समाज का बड़ा हिस्सा संगठित है और यह संगठित हिस्सा संगठित वोट के रूप में बीजेपी को ही जाता है। और इस जातिवाद से ऊपर उठते हुए इस आंशिक रूप से ही सही संगठित हिंदू समाज को ये इंडिया अलायंस और विशेषकर कांग्रेस फिर से जातियों में तोड़ना चाहता है। इस काम के लिए उन्होंने जातिगत जनगणना का षड्यंत्र अभियान चलाया हुआ है। वास्तव में हिंदू समाज में भी कुछ तबकों ने तो परिवार नियोजन को पूरी तरह से अपनाया, लेकिन कुछ तबकों ने उतने प्रभावी तरीके से इसे नहीं अपनाया। इसलिए ये इंडिया अलायंस इसी को आधार बनाकर इस हिंदू समाज को संख्या के आधार पर जातियों में बांटना चाहता है, जाति आधारित जनगणना कराना चाहता है, जैसा कि इन्होंने बिहार में कराया भी है। जातीय जनगणना करा के और उनकी संख्या के अनुसार उनकी संसाधनों, नौकरियों और योजनाओं में कम ज्यादा हिस्सेदारी बताकर उन्हें आपस में लड़ाना, एक दूसरे के सामने खड़ा करना, यानी अपनी वोटों की रोटियां सेकने के लिए पूरे हिंदू समाज को छिन्न भिन्न करना ही इस इंडिया अलायंस का एकमात्र उद्देश्य समझ में आता है। और जब ये जातियां इनकी चाल को समझते हुए इनके झांसे में आती हुई दिखाई नहीं देती, तो ये पूरे हिंदू धर्म को ही टारगेट करने लगते हैं। कभी रामचरितमानस की चौपाई का मनमाना अर्थ बताकर बखेड़ा खड़ा करते हैं, तो कभी रामचरितमानस की प्रति जलाकर पूरे हिंदू समाज का अपमान करते हैं। ब्रह्मा और ब्राह्मण की उत्पत्ति का मजाक उड़ाते हैं, ठाकुर जाति का मजाक उड़ाते हैं, और जब उससे भी हिंदू समाज नहीं भड़का तो हिंदू धर्म को सीधी गालियां ही देने लगे, हिंदू धर्म को कोरोना जैसी बीमारी बताने लगे और आखिर में हिंदू धर्म को जड़ से खत्म करने की बात मंचों से खुलेआम करने लगे। और जिन दलों के नेताओं ने ऐसा किया, उन दलों ने पदोन्नति दे दी, उनको उनके दल में और बड़ी जिम्मेदारी मिल गई और बड़ा सम्मान मिल गया। ऐसा होते हुए हम सब ने देखा है और लगता है अभी ये और आगे तक जाएंगे। बस देखते रहिए। हिंदू समाज को तोड़ने का यह षड्यंत्र केवल इसे जातियों में ही तोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्र के आधार पर भी उसमें वैमनस्य पैदा करना है। क्योंकि कांग्रेस के सालों पुराने हम दो हमारे दो के नारे को उत्तर भारत के लोगों के मुकाबले दक्षिण भारत के लोगों ने अधिक प्रभावी रूप से अपनाया, जिससे दक्षिण भारत में जनसंख्या वृद्धि उत्तर भारत के मुकाबले कम हुई। और अब जब ये कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो दक्षिण भारत के लोग अपने साथ धोखा हुआ मानते हैं और वो कांग्रेस के साथ साथ उत्तर भारत के लोगों को भी इसके लिए उत्तरदायी मानते हैं। इस तरह आप समझ सकते हैं कि यह इंडिया अलायंस अपने को सत्ता में लाने के लिए किस तरह
हिंदू समाज को न केवल जातियों में और क्षेत्रों में बांटना चाहता है, बल्कि इसके अलग अलग घटकों को एक दूसरे से भिड़ाना चाहता है। मुझे लगता है कि अब हिंदू समाज अपने भले बुरे की बात अच्छी तरह से समझता है और इसलिए इन सत्ता के लिए कुछ भी करने वाले नेताओं और फूट डालो राज करो की अंग्रेजों की नीति को अपनाने वाली इन पार्टियों को हिंदू समाज अच्छे से जवाब देगा और आने वाले समय में अपने आप को और राष्ट्रवादी और संगठित करने का प्रयास करते हुए देश को सामूहिक रूप से उन्नति की ओर ले जाने में अपना सहयोग देता रहेगा। आप इस विषय पर स्वयं भी अवश्य विचार करें। आज के इस एपिसोड में इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे साथ बोलिए, हम जवान, हम हिंदुस्तान।